नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और सभी राजनीतिक दल अभी से अपने अपने वादे, अपने अपने कामों को गिनाने में जनता तक लगे। नए नए वादे चल रहे हैं, नए नए प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बातों को मजबूती के साथ जनता के बीच। इसी कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हैं कटिहार जिला के बरारी विधानसभा। और बरारी विधानसभा से आरजेडी के संभावित प्रत्याशी रंजना यादव के पति अशोक यादव हमारे साथ हैं। अशोक यादव जी आरजेडी से बहुत पुराने समय से उनके साथ हैं, आरजेडी के साथ हैं और लगातार समाज सेवा में बने हुए हैं। हमारे साथ अशोक जी हैं, जानने की कोशिश करेंगे राजद में कब आए। नमस्कार, मैं अशोक कुमार। हम जो है 1999 से आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब 93 में हम इंजीनियरिंग करके घर वापस आए और 95 से जो है राजनीति में आरजेडी के साथ है। क्योंकि पहले से कॉलेज लाइफ में भी जहाँ हम रहते थे वहाँ भी थोड़ा सा चस्का नेतागिरी का था, इसलिए हम जो है जैसे ही आए 1 साल जो है कमीशन का तैयारी किए। उसके बाद वैकेंसी जब नहीं निकला तो हम राजनीति में आ गए। उस समय बरारी के विधायक मंसूर आलम थे, जिसके साथ हम जो है राजनीति में आए। उनके साथ बहुत दिन तक रहे। उस समय सर बहुत पुराने समय की आप बात कर रहे हैं, जब मंसूर आलम आरजेडी के विधायक हुआ करते थे। उनके बाद सक्रिय राजनीति में आने की इच्छा नहीं हुई? नहीं, उनके 10 साल उनके साथ रहे। जब वो विधानसभा हार गए तो उनके जितने भी करीबी और उनके जो शुभचिंतक थे उस पर विपक्षी दल जो नेता जीते उसका जो है दुष्प्रभाव पड़ने लगा। उसके चलते जो भी वहाँ थे, हम लोग 2 आदमी जो बरारी विधानसभा में थे वो हम लोग कटिहार आ गए। उसी में हम भी कटिहार आ गए उनके हारने के बाद। फिर हम अब कटिहार में ही रहने लगे, कटिहार में ही अपना व्यवसाय शुरू कर दिए। तो जिस समय उनके साथ थे उस समय पूरा क्षेत्र भ्रमण उनके साथ मेरा होता रहता था। इसलिए आज जो है बरारी में हम कहीं भी खड़े हो जाएंगे, बाय फेस बाय नेम हमको सभी लोग जानते हैं। हो सकता है आज का जो युवा है जो उस समय बच्चे होंगे। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है कि आप आज की बात कर रहे हैं, हम पूर्व की बात कर रहे हैं। जब 15 साल पहले भी आप सक्रिय थे, 20 साल पहले भी सक्रिय थे, तो पहले कभी विधानसभा चुनाव लड़ने का मन नहीं किया? नहीं, मेरा मन उस समय तो नहीं करता था, क्योंकि हमारे गुरु कहिए मंसूर आलम वो 2 टर्म तो वो लड़े। उसके बाद जो है क्योंकि बरारी से हट गए और उस समय हमको ये इच्छा नहीं थी कि हम राजनीति में पुनः सक्रिय हों। दोबारा सर सक्रिय कब हुए राजनीति में? दोबारा तो अभी मतलब सर एक सर लगातार सर क्षेत्र में तो बने होंगे? नहीं, हम तो बरारी मेरा पहले भी कर्म भूमि था, आज भी मेरा कर्म भूमि है। हमेशा हम जो पेशा करते हैं, मेरा समूचा प्रायः काम बरारी विधानसभा में ही रहता है। मेरा रहता है कि बरारी विधानसभा में जितना विकास हो सके उसमें मेरा भी सहयोग रहता है और धंधा तो है ही। तो बरारी विधानसभा में मेरा पहले से लगाव था, आज भी लगाव है। तो जब क्षेत्र जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, पहले भी मिलते थे, तो लोगों ने पहले कभी चुनाव लड़ने के लिए 2020 में नहीं कहा, 15 में नहीं कहा और इस बार कह रहा है? इस बार वो जनता का बहुत प्रेशर था, क्योंकि जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जिस रूप में भी हमसे रिलेटेड है,
सबका दबाव था कि नहीं, क्योंकि नीरज जी नहीं रहे और आप सब दिन से जुड़े हुए हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, सक्षम हैं, तो आप इस बार विधानसभा लड़िए। विधानसभा लड़िए। तो लोगों के बीच जा रहे होंगे सर? हम तो जा रहे हैं। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं अगर आपको विधानसभा में आरजेडी से टिकट मिल जाता है तो आपकी जीत पक्की। जो वर्तमान विधायक हैं उसको केवल आप ही या आपके प्रत्याशी ही हरा सकते हैं। इसका मुख्य रीज़न है कि जो भी कैंडिडेट बरारी विधानसभा में आरजेडी के आएंगे, जो समीकरण का वोट है वो तो उनको मिलेगा, लेकिन मेरे साथ समीकरण से बाहर जो आज के डेट में बीजेपी या जदयू के साथ है उसमें 25% वोट जो डायरेक्ट हमसे लगाव है, क्योंकि मेरा घर है वहाँ रहते हैं, वो 25% वोट जदयू का मेरे पक्ष में आ जाएगा। तो ये जो है राजद को या मेरे कैंडिडेट को 25% वोट जो है आरजेडी के वोट के साथ प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। इसलिए सब लोग कहते हैं आपकी जीत पक्की है अगर आपको टिकट मिलता है तो चलिए, जब क्षेत्र जाते हैं सर तो बरारी विधानसभा की क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है? क्योंकि मेरा घर बरारी बकिया रानीचक बिशनपुर पंचायत है, प्रखंड मेरा बरारी है, वो जो है कटाव प्रीत गांव है और बचपन से बाढ़ और कटाव को देखे हैं। उस समय बाढ़ के समय में बांध के बाहर जो आजमपुर शंकर बांध है उसके बाहर जितने भी आम जनता, जितने भी व्यक्ति रहते हैं, बहुत कठिन समस्या के साथ उसको वहाँ जीवन यापन करना पड़ता है। जब बाढ़ आता है तो समूचा गांव भवानीपुर, मोहना चांदपुर, डहरा, बकिया रानीचक, कांतनगर, ये जितने भी कुछ उचला के हैं, भंडारतल के बस्ती हैं, जो भी बांध के हैं बाहर, बहुत बुरा समय उन लोगों के लिए बाढ़ का समय जो रहता है बहुत मुश्किल से समय काटना पड़ता है। ये तो है बाढ़ की समस्या। बरारी विधानसभा में अभी फिलहाल ये 3 मुख्य समस्या है, बाढ़, कटाव और विस्थापित। आप जाएंगे आजमपुर शंकर बांध, बालू घाट से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक बांध है सभी जगह आपको घर मिलेगा। जो विस्थापित होके जिसका घर कट गया वो बांध पर रहते हैं। बरारी काढ़ागोला घाट से फुलवरिया की तरफ आइएगा, समुच्चा रोड पर आपको विस्थापितों का घर मिलेगा। ये समस्या, ये 3 मुख्य समस्या है जिससे आज तक किसी ने उस पर पहल नहीं किया और उस समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं किया। चलिए, आप इन 3 समस्या के अलावा, क्योंकि ये 3 एक ऐसी समस्या है जो विधायक बनने के बाद ही असंभव है, इन 3 समस्या के अलावा बरारी विधानसभा की और मूलभूत समस्याएं क्या है? देखिए, बरारी जो है 22 पंचायत है बरारी विधानसभा में। सेमापुर और सुखासन से बरारी ब्लॉक की दूरी मोटा मोटी 15-16 किलोमीटर हो जाता है। तो मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि सेमापुर में प्रखंड कार्यालय खुले। बड़ी बात। दूसरी बात कि बरारी विधानसभा में जहाँ भी हो, जहाँ जगह मिले, अनुमंडल कार्यालय हो। बरारी विधानसभा के कुर्सेला और समेली प्रखंड और अंचल कार्यालय का अपना कार्यालय हो। बहुत पहले 2006 और 8 के बीच में प्रखंड कार्यालय भवन कुर्सेला का निविदा भी हो चुकी थी, लेकिन उस समय जो विधायक थे जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया और वो राशि वापस हो गई और आज तक प्रखंड कार्यालय कुर्सेला नहीं बन सका। समेली के लिए भी बहुत बार, चूँकि हम इस धंधे से जुड़े हैं, तो समेली के लिए भी प्रखंड कार्यालय के लिए वहाँ से आया,
लेकिन प्रखंड कार्यालय के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके चलते प्रखंड कार्यालय आज तक नहीं बना, जो अभी वर्तमान में चल दूसरे भवन में चल रहा है। तो मेरा है कि प्रखंड कार्यालय कुर्सेला, प्रखंड कार्यालय समेली का अपना भवन हो जाए और अनुमंडल, एक अनुमंडल इस विधानसभा के किसी भी कोने में हो, ताकि कटिहार जो आना जाना पड़ता है लोगों को अनुमंडल कार्यालय के लिए, रजिस्ट्री करने के लिए, ये समस्या दूर हो जाए। उसके बाद बिजली की समस्या आज के डेट में बरारी प्रखंड के सभी जगह, पोल तो चल गए, तार चल गए, कनेक्शन हो गया, लेकिन ट्रांसफार्मर के चलते वोल्टेज का बहुत प्रॉब्लम है। दिन में वोल्टेज ही नहीं, बरारी विधानसभा के किसी भी पंचायत में, सेमापुर के इर्द गिर्द या फिर बरारी को छोड़ दिया जाए तो जितने भी गांव क्षेत्र में पंचायत हैं उसमें वोल्टेज का बहुत प्रॉब्लम है। उसके चलते वहाँ के आदमी को जल नल से संबंधित जो पानी का है, वोल्टेज नहीं मिलने के कारण बहुत समस्या होता है। पानी में प्रॉब्लम होता है, कभी रात में उसको चलाना पड़ता है या तो सुबह 5 बजे के पहले चलाना पड़ता है ताकि उसको वोल्टेज मिल सके। और अगर कहीं ट्रांसफार्मर जल गया तो ट्रांसफार्मर को बदलने में बहुत समय लगता है। तो ये बिजली की जो समस्या है, जैसे आज के डेट में टाउन में क्या कहते हैं मूवेबल ट्रांसफार्मर घूमता है, तो ये सब जो है ये प्रखंड में भी रहेगा, ताकि किस जहाँ से ख़राब हो, ट्रांसफार्मर जल जाए, कोई प्रॉब्लम हो तो वो गाड़ी वहाँ चला जाए। ये सब समस्या को, वोल्टेज की समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बात यह है ना, नेताजी चुनाव के 3 महीने 6 महीने पहले जगते हैं और चुनाव तक अपने अपने वादे को इतनी जोर शोर से रखते हैं, और जब चुनाव जीत कर आते हैं तो वादे उनके ठंडे बस्ते में अलमारी में रखा दिया जाता है और विधायक के रौब में आ जाते हैं। नहीं होता होगा, होता ही है और होता भी रहेगा। समय 5 में मंसूर आलम जीते, 99 में जीते थे, पुराना सोलिंग था और वहाँ तक तो विधायक जी के या मंत्री जी के घर तक तो रोड ठीक था। उसके बाद बहुत समस्या, सोलिंग भी नहीं था, मोटरसाइकिल से चलते थे, तो कभी मंसूर साहब के घर पर हमको मोटरसाइकिल छोड़ के जाना पड़ता था, कभी सिसिया हाट में छोड़ के जाना पड़ता था। तो जब हम ठेकेदारी, मतलब इस नेतागिरी में कहिए या ठेकेदारी में कहिए, जो कहते हैं, चूँकि मेरे पास दोनों ऑप्शन था, कैलकापुर से हमने सिसिया हाट तक, उस समय माननीय सांसद नरेश बाबू राज्यसभा थे, कैलकापुर हाट से सिसिया हाट तक उसके फंड से हमने पक्की सड़क बनवाया। सरकार की योजना है, नेता का पैसा है, वो कहीं ना कहीं खर्च होगा। कौन अपने आवश्यकता के अनुसार, कौन अपना अप्रोच लगाकर, कौन कितना टान सकता है, अपने क्षेत्र में ला सकता है, उस आदमी पर निर्भर करता है। हमने जो है उस समय के विधायक जी माननीय मंसूर आलम, राज्यसभा सांसद माननीय नरेश यादव के सहयोग से और अपने प्रयास से पहले तो कैलकापुर से सिसिया तक रोड बनवाया, उसके बाद सिसिया हाट से गुंजरा ढाला तक जो मेरे गांव को जाती है, इन्हीं दोनों, और जवाहर रोजगार योजना उस समय 20% जिला से योजना चलती थी, उस फंड से वहां से लेके गुंजरा ढाला तक सोलिंग से जोड़ी, ताकि हम मेरे साथ साथ, चूँकि हमको भी परेशानी होता था और कभी अगर मंसूर साहब को या नरेश बाबू को मेरे इधर जाना पड़ता था तो बहुत कष्ट होता था। बरसात के समय में तो जा ही नहीं सकते थे, नहीं जा सकते। उस समय जो है हम प्रयास करके इस तीनों से, सिसिया से गुंजरा ढाला तक सोलिंग कराए। उसके बाद सिसिया ढाला से काढ़ा गोला घाट बांध तक, जिसको आज पहले भी गंगा पथ कहते थे, गंगा दार्जिलिंग पथ, तो वहाँ से मेरे सिसिया ढाला तक कोई सोलिंग नहीं था। कुछ बीच में एक जगह था
तो यही दोनों तीनों फंड से जहाँ जब जिससे मिला, तीनों के आवन फंड से सिसिया ढाला से काढ़ा गोला घाट तक शोलिंग को मिला दिए। मतलब कि सिसिया से या कहिए हम अपने गांव से गुंजरा ढाला से काढ़ा गोला घाट तक शोलिंग से जाते, सिसिया ढाला से कैलकापुर तक कालीकरण से जाते। अब मेरा टारगेट था, चूँकि हम कटिहार भी आते जाते थे, तो मेरे गुंजरा ढाला से काबर चौक तक सड़क नहीं थी, जो सेमापुर के पास है। काबर चौक एक फेमस जगह है। उस समय जब ये मेरा गुंजरा ढाला तक टारगेट पूरा हो गया, तब हम इस ओर भिरे। उसको गुंजरा ढाला से झुंझुना चौक तक बाद आएंगे यहाँ कटिहार। तो गुंजरा ढाला से झुंझुना तक शोलिंग को ठीक कराए, शोलिंग कराए। झुंझुना चौक के बाद फिर तब हम कटिहार शिफ्ट कर गए। कटिहार आ गए, तब तक हमारी सरकार ख़त्म हो गई, मंसूर साहब हार गए। उसके बाद हम कटिहार आ गए। कटिहार में ठेकेदारी करने लगे। उस समय भी मेरा ध्येय था कि मेरे बरारी का विकास हो, अधिक से अधिक विकास हो। क्योंकि विभाग तो पूरे जिले का था। उस समय जो RWD था वो पूरे जिला का था। बाद में 2 हुआ, अब 3 हो गए। तो उस समय था कि योजनाएं अधिक से अधिक हम अपने बरारी विधानसभा में ले जाए। आप बरारी विधानसभा के विकास के प्रति लगातार जागरूक रहे, आज भी जागरूक हैं। आप समस्या बता रहे हैं, ये समस्याएं हैं, मैंने ये किया सरकार की। अब अगर पार्टी मौका आपको देती है कि आपके घर से कोई चुनाव लड़े, तो आप 5 ऐसे काम क्या करना चाहेंगे बरारी विधानसभा के लिए? बरारी विधानसभा में अभी मतलब सेमापुर से जो PWD का रोड है, सेमापुर से मोहना चांदपुर, इसका चौड़ीकरण बहुत आवश्यक है। बहुत ट्रैफिक है। सेमापुर से सिसिया हाट जो PWD की सड़क है, इसका चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है। क्योंकि सेमापुर उधर के एरिया के लिए मुख्य सड़क है। सेमापुर से NH में आने के लिए गेरावारी, इसका चौड़ीकरण होना आवश्यक है। क्योंकि ये पथ PWD का है, इसलिए ये मेरे आज के डेट मेरे रेल से बाहर है। अगर ये PWD की सड़क नहीं रहती, RWD के अंदर में रहता जहां हम काम करते हैं, तो ये रोड को हम चौड़ीकरण करा लेते। जैसे कि अभी जब वहाँ से हम आए, तो सबसे पहले टारगेट था कि हमने जो झुंझुना तक छोड़ा, उसके बाद जो कच्ची रह गया, उस रोड का पक्कीकरण या उस रोड को किसी भी हाल में कैसे जोड़ा जाए। तो उस समय जो विधायक थे वो हमारे एंटी थे, क्योंकि हम राजद से थे और वो BJP से थे। तो हम जो योजना देते थे, वो जानता था कि ये योजना अपने तरफ ले जाता था। तो हम जो योजना देते थे उसको वो छांट देते थे। तो उनके सपोर्टर जो थे, हमने उसको तैयार किया। काबर चौक से गुंजरा ढाला तक योजना, उसके माध्यम हमने विभाग में उसका योजना को शामिल किया और उसके आदमी से उस रोड का पैरवी करा के उसको पास कराया। मतलब आप सड़क के मामले में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो बरारी विधानसभा को सुदृढ़ कर देंगे जी। लेकिन आपके पीछे RJD का मैनिफेस्टो है, ये कहते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 देंगे। लेकिन सबसे बड़ा योजना जो तेजस्वी जी लेके आ रहे हैं, माता बहनों को 2500 रुपया देंगे। उसमें डाउट हो सकता है, लेकिन उसमें नहीं हो। उनका जो संकल्प है, अगर उनकी सरकार बन गई तो वो तो पहले ही लागू होना है। देखिए अशोक यादव क्या कहते हैं, अशोक यादव कहते हैं जब मैं विधायक नहीं हूँ ना कुछ हूँ, सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक समाज सेवी हूँ, RJD का नेता हूँ। तब जब से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, तब से क्षेत्र में जो हमसे बन पाया उस विकास के लिए लगातार तत्पर रहे। चाहे सड़क हो या जो भी समस्याएं हो, या लोगों के दुख में हो या सुख में, हर हमेशा हमने साथ देने का काम किया है। उम्मीद है कि अगर पार्टी
हमारे घर में, हमारे परिवार के ऊपर अगर विश्वास करेगी तो क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए हम लगातार तत्पर रहेंगे, जैसे पहले रहा करते थे, कहीं उससे ज़्यादा होकर। अभी हम तेजस्वी जी की बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं और तेजस्वी जी की वादे, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो या माता बहनों को 2500 रुपया देने की बात हो, वो सरकार मतलब इंडिया गठबंधन का वो चुनावी घोषणा है, वो तो हर हाल में काम होगा अगर हमारी सरकार बनती है। तो क्षेत्र की जनता से आग्रह है कि इंडिया गठबंधन के लोगों को चुने, उनके नेताओं को यहाँ से जिताएं, यही उनका कहना है। धन्यवाद।